पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जो अपनी कम एक्सपोर्ट्स की वजह से हमेशा से माशी मसाइल से दो चार रहा है। पाकिस्तान के इस हवाले से क्या स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल फ्लॉज हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पा रहे, हम क्यों अपनी कैपेसिटी को एनहांस नहीं कर पा रहे। जो दुनिया को हम चीजें बेचते हैं उनमें वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती। पाकिस्तान एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। आप ज्यादा खरीद रहे हैं और कम बेच रहे हैं, आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं और इसीलिए हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, तिजारती खसारे में हैं। हमें एक्सपोर्ट्स को नेशनल प्रायोरिटी पे रखने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट्स उसकी इकोनॉमी की बैकबोन होती हैं और जो मुल्क इसमें स्ट्रगल कर रहा होता है उस मुल्क की ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक बहुत कमजोर होती है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जो अपनी कम एक्सपोर्ट्स की वजह से हमेशा से माशी मसाइल से दो चार रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स की किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस होती है और फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के इस हवाले से क्या स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल फ्लॉज हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पा रहे और आखिर में हम सॉल्यूशंस देखेंगे कि किस तरह से हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस एक्सपोर्ट्स की ये है कि एक्सपोर्ट्स जीडीपी का एक अहम हिस्सा है। अगर आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिंपल फॉर्मूला ले लें तो वो चार चीज़ों से मिलकर बनता है: इन्वेस्टमेंट्स, कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इन चार चीज़ों को अगर हम ऐड कर लें तो ये किसी भी मुल्क का जीडीपी बनता है और जिस मुल्क की एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं उस मुल्क की जीडीपी ग्रोथ उतनी ज़्यादा होती है। तो किसी भी इकोनॉमी का जो एक बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो जीडीपी है और वो जीडीपी डायरेक्टली लिंक्ड है एक्सपोर्ट्स के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंस एक्सपोर्ट्स की ये है कि जिस मुल्क की एक्सपोर्ट्स ज्यादा होती हैं उस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, उस मुल्क का इंडस्ट्रियल और सर्विसेज सेक्टर एफिशिएंटली काम कर रहा होता है, चीजें प्रोड्यूस कर रहा होता है, सर्विसेज दुनिया को बेच रहा होता है और उतना ही ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के मौके उस मुल्क में पैदा होते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन होती है जहां पर एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी, हमेशा उस मुल्क की एम्प्लॉयमेंट लेवल भी जो है वो ज्यादा होगा। तीसरा ये कि जब भी एक मुल्क एक्सपोर्ट्स करता है तो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आते हैं। ये एक्सपोर्ट्स पाकिस्तानी रुपीज में या मुल्कों की लोकल करेंसीज में नहीं होती बल्कि ये डॉलर्स में होती है। जब आप दूसरे मुल्क को एक चीज बेचते हैं आपके मुल्क में डॉलर्स आते हैं, उन डॉलर्स से आप अपने कर्जे उतार सकते हैं और जितने ज्यादा वो डॉलर्स या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके पास होंगे उतनी ही आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। आप हमेशा देखते हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ के पास कर्जे लेने जाता है और जैसे ही कर्जा मिलता है आपके अकाउंट में फॉरेन रिजर्व्स आते हैं, आपकी करेंसी आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होना शुरू हो जाती है। तो करेंसी का डायरेक्ट लिंक आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के साथ होता है। जितनी ज्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी उतने आपके मुल्क में ज़राए मुबादला फॉरेन रिजर्व्स ज्यादा होंगे, उनसे आप अपनी डेट पेमेंट्स कर सकते हैं, उनसे आप अपनी करेंसी को स्टेबल कर सकते हैं। और फिर यह कि इसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से आप नई टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं, अपने मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बेहतर कर सकते हैं, नई प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जिसे कहते हैं प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। जितना ज्यादा आप अपनी प्रोडक्ट लाइन को डाइवर्सिफाई करेंगे उतना ज्यादा आपकी मजीद एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा, नई प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए पैसा कहां से आएगा? उसके लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंस है एक्सपोर्ट्स की कि ये किस तरह से किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में उसकी जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, करेंसी स्टेबलाइजेशन, डेट रीपेमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स में एक अहम किरदार अदा करती है। अब हम पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करते हैं। साल 2023 में अगर हम पाकिस्तान के नेबर्स की एक्सपोर्ट्स देखें तो चाइना ने 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की हैं। उसके बाद इंडिया ने 778 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की हैं। बांग्लादेश ने 55 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स की हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ 30 अरब डॉलर्स की दुनिया को चीजें बेची हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम हिंदुस्तान से, इवन बांग्लादेश से और चाइना से कितना पीछे हैं इस एशियन रीजन में कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा पा रहे। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के ट्रेड सेंटर पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम क्यों अपनी कैपेसिटी को एनहांस नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो दुनिया को हम चीजें बेचते हैं उनमें वैल्यू एडिशन नहीं हो सकती। जो हम चीजें एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उनमें आप वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, उनमें आप इनोवेशन नहीं ला सकते। आप दुनिया को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हम हर साल
चावल बेचते हैं, मीट बेचते हैं, डेयरी आइटम्स बेचते हैं, क्या आप इसमें अगले आने वाले सालों में इनोवेशन ला सकते हैं? आप राइस में क्या इनोवेशन लेके आएंगे? हाँ, अगर आप आईफोन बना रहे हैं तो शायद अगले साल जो आईफोन का मॉडल आए उसमें आप ऐसा फीचर ऐड कर दें कि जितने ब्रांड कॉन्शियस लोग पूरी दुनिया में आईफोन इस्तेमाल करते हैं उनकी मजबूरी बन जाएगी वो लेना। आप एक गाड़ी बना रहे हैं, आप उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर देंगे, आप उसको रोबोटिक कार बना देंगे तो दुनिया की मजबूरी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उसमें वैल्यू ऐड कर दी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो चीजें बनाता है वो लो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स हैं, उनमें इनोवेशन नहीं लाई जा सकती। दूसरी रीजन ये कि पाकिस्तान एक इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हम जो चीजें दुनिया को बनाकर बेचते हैं, हमें उन चीजों का रॉ मटेरियल पहले इंपोर्ट करना पड़ता है। इवन जो प्रोडक्ट्स हम जिस सोर्स ऑफ एनर्जी पे बना रहे हैं वो भी इंपोर्टेड है। हम बाहर से तेल खरीदते हैं, इवन हम कोयला भी बाहर से खरीदते हैं, उससे बिजली पैदा करते हैं, उस बिजली पे वो प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं। जिन मशीनों के ऊपर वो प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं, आपकी बेडशीट्स जिन टेक्सटाइल मशीनरीज पे तैयार हो रही हैं वो मशीनरीज तक इंपोर्टेड है। इसका मतलब आपके एक्सपोर्ट्स डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट्स के ऊपर। आपको पहले चीजें खरीदनी पड़ती हैं रॉ मटेरियल की सूरत में, मशीनरी की सूरत में, एनर्जी की सूरत में, और फिर आप उनको इस्तेमाल करते हुए एक फिनिश गुड बनाते हैं और बेचते हैं। यू आर एन इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। आप ज्यादा खरीद रहे हैं और कम बेच रहे हैं, आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं, और इसीलिए हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, तिजारती खसारे में हैं। अब इसके पीछे कुछ बुनियादी रीजंस हैं कि ये सब क्यों है, हम क्यों नहीं इंप्रूव अपने आप को कर पा रहे। अब हम उन रीजंस पे जरा तफसील में बात करते हैं। पहली बुनियादी रीजंस हमारे एक्सपोर्ट्स कम होने की ये हैं कि हमारे मुल्क में डोमेस्टिक कॉमर्स बहुत वीक है। किसी भी मुल्क में बुनियादी तौर पर उस मुल्क के अंदर कितनी ट्रेड हो रही है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हो रही हैं, उस मुल्क का डोमेस्टिक सेक्टर किस तरह से काम कर रहा है, ये बहुत मैटर करता है। डोमेस्टिक कॉमर्स के अंदर होलसेल, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, फाइनेंशियल एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, रियल स्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक मुल्क के अंदर ये सेक्टर्स कितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, ये सेक्टर्स कितनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्या इन सेक्टर्स में कैपेसिटी है कि ये वो चीजें प्रोड्यूस करें जो बाहर भी बिक सकें। जबकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी कोई डोमेस्टिक कॉमर्स पॉलिसी ही मौजूद नहीं है जो रेगुलेट कर सके कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेवल पर कितनी ट्रेडिंग, कितनी एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हो रही हैं, उनको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और उनकी बेस पर हम क्या ऐसी कोई प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं जो बाहर दुनिया को बेच सकें, हम अपनी प्रोडक्ट्स को ग्लोबली कंपैटिटिव बना सकें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो पहली रीजन वीक डोमेस्टिक कॉमर्स और डोमेस्टिक कॉमर्स पॉलिसी का ना होना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन है जिसे कहते हैं एंटी एक्सपोर्ट बायस। इसका मतलब है कि आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनमें यह रियलाइजेशन पाई जाती है कि हमें अपनी चीजें प्रोड्यूस करके बाहर नहीं बेचनी चाहिए, हमें अपनी चीजें पाकिस्तान के अंदर ही बेच देनी चाहिए। क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि वो प्रोड्यूसर जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए जो उसको रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, जब वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है तो उसकी प्राइस बहुत बढ़ चुकी होती है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ्स लगाए हुए हैं। टैरिफ्स ज्यादा होने की वजह से रॉ मटेरियल की इंपोर्ट महंगी पड़ती है। एक प्रोड्यूसर को महंगा रॉ मटेरियल मिलने की वजह से वो चीज महंगी बनाता है, और वो महंगी चीज ग्लोबली कंपैटिटिव नहीं होती, वो बांग्लादेश, चाइना या इंडिया से भी कंपीट नहीं कर पाती, क्योंकि ये मुल्क वही चीज उससे अच्छी क्वालिटी की और सस्ती पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। तो फिर आपके प्रोड्यूसर में ये एक फीलिंग पैदा हो जाती है कि मुझे बाहर बेचने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मुल्क में बेचूंगा। इसे कहते हैं एंटी एक्सपोर्ट बायस। और ये होता है जब एक मुल्क ने इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ्स ज्यादा लगाए होते हैं, और एग्जैक्टली ऐसा ही है। पाकिस्तान ने इस टाइम पर मैक्सिमम टैरिफ्स इंपोज किए हुए हैं अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हमने ट्रेड को एनहांस करने के लिए जो ट्रेड पॉलिसी बनाई है उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क। हमारी ट्रेड पॉलिसी अलाइंड नहीं है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से, हमारी टैक्स पॉलिसी से, हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी से। अमेरिका, ब्रिटानिया, फ्रांस, चाइना, जो पूरी दुनिया में टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, आप देखेंगे उन मुल्कों की इंडस्ट्रियल, टैक्स, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पॉलिसी आपस में अलाइंड होती है। जबकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल पॉलिसी
मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री बना रही है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बना रहा है, ट्रेड पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बना रही है, टैक्स की पॉलिसी को एफबीआर देखता है, टैरिफ्स को नेशनल टैरिफ कमीशन देखता है, और इन ऑर्गेनाइजेशंस की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती। और इसी तरह से आपकी बाकी तमाम गवर्नमेंट एजेंसीज की, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, आपके प्राइवेट सेक्टर्स की आपस में कोलैबोरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं होता कि ग्लोबली किन चीजों की डिमांड है और हमने उनको किस तरह से प्रोड्यूस करना है। ये बुनियादी रीजन हैं जिसकी वजह से हम अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा पा रहे। और इससे भी बढ़कर जो हम ट्रेड पॉलिसीज बनाते हैं उसमें जो गोल्स सेट करते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते। हमने जो आखिरी ट्रेड पॉलिसी बनाई वो STPF है, स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क 2021 टू 2025, और उसमें हमने गोल सेट किया कि हमने 2024-25 में अपनी एक्सपोर्ट्स को $57 बिलियन पे लेकर जाना है, और आप देखते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स अभी भी $30 अरब के आसपास रिवॉल्व कर रही है। हमने इस STPF की इंप्लीमेंटेशन के लिए 20 बिलियन रुपीस का बजट रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 1 बिलियन रुपीस अभी तक दिए गए हैं। तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और एवेल्युएशन ना होना और अनरियलिस्टिक गोल्स अपनी ट्रेड पॉलिसीज में बनाना, ये एक और फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स अभी तक फ्लरिश नहीं हो पा रही। और आखिर में फिनोमेना ऑफ फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री कहते हैं कि किसी भी मुल्क में 1 या 2 या 3 सेक्टर्स प्रॉपर फ्लरिश नहीं हुए होते, वहां छोटी छोटी इंडस्ट्रीज काम कर रही होती हैं, और उन इंडस्ट्रीज में कैपेसिटी नहीं होती कि वो अपने आप को इनोवेट कर सकें, वो अपने बजट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगा सकें, वो अपनी कैपेसिटी को इन्हांस कर सकें, वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा सकें। तो हम ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं कि फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, यहाँ छोटे छोटे पैचेज में इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जाइंट्स मौजूद नहीं है जो जिनमें कैपेसिटी हो कि वो नई चीजें प्रोड्यूस कर सकें, R&D पे पैसा खर्च कर सकें। इवन पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर इज वन ऑफ देम, जिसे हम फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री कहते हैं। 1 या 2 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इतनी छोटी हैं कि उनमें कैपेसिटी ही नहीं है कि वो अपने आप को ग्लोबली कंपैटिटिव बना सके। और हमने कभी कोशिश भी नहीं की कि हम किसी अपने एक सेक्टर को इस फ्रेगमेंटेशन से निकाल सकें, उसको इतना रबस्ट बना सकें कि वो दुनिया के अंदर कंपैटिटिव हो, दुनिया के अंदर वो चीज जो बेच रहा हो वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो, और वो दुनिया के लिए मजबूरी बन जाए कि दुनिया वो चीजें खरीद सके। सो व्हाट आर द सॉल्यूशंस? सबसे पहला सॉल्यूशन है कि हमें एक्सपोर्ट्स को नेशनल प्रायोरिटी पे रखने की जरूरत है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर्स को, तमाम को मिलकर कोलैबोरेशंस के साथ पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। दूसरा, पाकिस्तान की जितनी भी नेशनल लेवल की पॉलिसीज हैं वो अलाइंड हों आपस में, और उस अलाइनमेंट के साथ साथ जरूरी है कि उनका एक गोल हो कि हमने अपनी ट्रेड पोटेंशियल को एक्सपैंड करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना रहे हैं तो आपका गोल होना चाहिए कि हमने इन्वेस्टमेंट्स उन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में लेकर आनी है जो चीजें प्रोड्यूस करें और दुनिया को बेचें। अगर आप टैरिफ्स पॉलिसी बना रहे हैं तो आपको कंसेशंस देनी होंगी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को कि जो वो रॉ मटेरियल खरीदने हैं वो सस्ता हो। आप ट्रेड पॉलिसी बना रहे हैं, आपने अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को सब्सिडाइज करना है। अगर आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे हैं तो आपने छोटी छोटी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बनानी है जिनमें कैपेसिटी हो चीजें एक्सपोर्ट्स करने की। तो इस तरह से जब आप अलाइंड पॉलिसीज बनाएंगे तो आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। और इसके साथ साथ जरूरी है कि आप अपने मुल्क में इनोवेशन के कल्चर को इन्हांस करने के लिए एक मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाएं। उसे कहते हैं ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ इनोवेशन। ये मॉडल कहता है कि किसी भी मुल्क में अगर आपने इनोवेशन लानी है तो 3 स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। नंबर 1 एकेडेमिया, नंबर 2 इंडस्ट्री एंड नंबर 3 गवर्नमेंट। एकेडेमिया में स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं और वो नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करते हैं। अब उन स्टूडेंट्स के पास या यूनिवर्सिटीज के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को कमर्शलाइज कर सकें। तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? इंडस्ट्रीज उन प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज करती हैं। इंडस्ट्रीज उन प्रोडक्ट्स के पेटेंट्स खरीदती हैं यूनिवर्सिटी से और उसको कमर्शियल लेवल पर प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। और गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट उन इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करती है, उनको सस्ता रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में मदद करती है, उनको बिजली सस्ती देती है, उनको टैक्स इंसेंटिव्स देती है, ताकि वो जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ग्लोबली कंपैटिटिव हो, उस प्रोडक्ट की प्राइस कंपीट कर सके इंटरनेशनली, ताकि आप उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें। तो इस मॉडल को कहते हैं ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, जिसमें ये 3 स्टेक होल्डर्स बुनियादी किरदार अदा करते हैं किसी भी मुल्क
को इनोवेशन ओरिएंटेड एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में। और आखिर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी एक रीसेंट इनिशिएटिव लिया है, मेक इन पाकिस्तान इनिशिएटिव। मेक इन पाकिस्तान इनिशिएटिव यही है कि पाकिस्तान ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को हमें प्रमोट करना चाहिए, ना सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली। और उसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का एक बुनियादी किरदार है। गवर्नमेंट में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बाहर के मुल्कों में प्रमोट करना, उनकी मार्केटिंग करना। और प्राइवेट सेक्टर जिसमें चैम्बर्स, एसोसिएशंस आ जाती हैं, इनका काम होता है उन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू, मैस प्रोडक्शन के थ्रू एक बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया को बेचना। तो इस कोलैबोरेशन के साथ, इस मैकेनिज्म के साथ, इन 2-3 स्ट्रैटेजीज को अगर आप अडॉप्ट कर लें तो आपकी एक्सपोर्ट्स में खातिर खा इजाफा हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हुई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आप कुछ एडिशनल इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं जो बैरियर्स हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में, और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें मजीद क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे हम पाकिस्तान के ट्रेड पोटेंशियल को इन्हांस कर सकें और ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में अपना एक अहम किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया।